चलो समझ लेते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है राधाकृष्णन आयोग, ठीक है। क्या है? राधाकृष्णन आयोग। जो राधाकृष्णन आयोग है वो 1948 में आया था। कब आया था? 1948 में, ठीक है। और इससे हम विश्वविद्यालय आयोग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? विश्वविद्यालय आयोग। क्योंकि जो राधाकृष्णन आयोग है, यानी कि इस आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर पर कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है ना, इसका निदान करने के लिए, इस पे सुझाव देने के लिए इस आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था, ठीक है। यानी कि राधाकृष्णन जो आयोग है इसको हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बोला जाता है। और इन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर कौन कौन सी समस्याएं हैं अभी, ठीक है ना, इसको समाप्त करने के लिए या इसको सुलझाने के लिए या फिर इस पे सुझाव व्यक्त करने के लिए इस आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं ये कब आया था? जब हम स्वतंत्र हुए थे, है ना। आपको पता है हम कब स्वतंत्र हुए थे? 1947 में ना। 1947 में हम क्या हुए थे? आजाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे ना। 1947 में स्वतंत्र हम 1947 में हुए थे, ठीक है। तो उस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी विश्वविद्यालय स्तर पर कि किस तरीके से हम विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को सुधार सकते हैं, किस तरीके से हम इसे सुधारें, है ना। किस तरीके से हम संपूर्ण भारत में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा लाएं ताकि सभी देश के नागरिक जो चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो 1947 के तुरंत बाद 1948 में इस आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। जिस समय इस आयोग का गठन किया गया था उस समय राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे थे वो क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? थे ना। क्या थे उस समय? उपराष्ट्रपति थे, है ना। और एक शिक्षक की भी भूमिका अदा कर रहे थे, एक शिक्षक भी थे, है ना। शिक्षक थे। 5 सितंबर को हम मनाते हैं ना शिक्षक दिवस, राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कई वर्षों तक भारत में बिना किसी वेतन के, समझ गए ना, बिना किसी लालच के उन्होंने क्या किया था? शिक्षा दी थी, है ना। विश्वविद्यालय में पढ़ाया था फ्री में, समझ गए ना। इसलिए उनके इस सेवा भाव को देखते हुए, समझ गए ना, इस समाज कार्य को देखते हुए उनके जन्म दिवस पर फिर हमने शिक्षक दिवस की घोषणा की थी, ठीक है। आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत के पश्चात 1947 के बाद। कब? 1947 के बाद स्वतंत्र भारत के पश्चात देश में पहली बार उच्च शिक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए सन 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में और कई लोग शामिल थे। ऐसा नहीं कि राधाकृष्णन तो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, समझ गए ना। जो कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी के डॉक्टर राधाकृष्णन क्या थे? अध्यक्ष थे, जिसकी देख रेख में सारा काम हो रहा था, ठीक है, समझ गए ना। तो इस कमेटी में डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण मुदालियर, डॉक्टर मेघनाथ साहब आदि विद्वान इसमें क्या थे? इस कमेटी में शामिल थे। साथ में कुछ अंग्रेज सदस्य भी इसमें शामिल थे जिन्होंने इस जो कमेटी बनाई गई थी, कौन सी कमेटी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो कमेटी बनाई गई थी इसमें संपूर्ण सहयोग दिया हुआ था, ठीक है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी कमेटी के साथ में मिलकर, समझ गए ना, डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी कमेटी यानी कि उनकी कमेटी के जितने भी सदस्य थे उस कमेटी
के सदस्य के साथ में मिलकर संपूर्ण भारत की उच्च शिक्षा की व्यवस्था का मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के बाद फिर उन्होंने क्या दिया, सुझाव दिए। सबसे हम क्या करते हैं, पहले मूल्यांकन करते हैं, है ना, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद फिर हम कमियां निकालते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है, यहाँ पे ये सही किया जा सकता है, यहाँ पे ये सही किया जा सकता है, यहाँ पे ये सही किया जा सकता है। ऐसे ही जब 1948 में इस आयोग को लाया गया था तो 1949 में फिर इस कमेटी ने अपने सुझाव क्या क्या किए थे, व्यक्त किए थे। या फिर ये कह सकते हैं कि 1949 में इन्होंने कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में जो भी लिखा हुआ था वो प्रस्तुत किया हुआ है। आगे दिया हुआ है, अंग्रेज विद्वान भी सदस्य के रूप में कमेटी में सुझाव देने के लिए शामिल किए गए। इस कमेटी ने सन 1949 में तत्परता के साथ अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की। कमेटी ने विश्वविद्यालय स्तर पर, अब यहां से ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कमेटी ने जब 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा, क्या कहा कि विश्वविद्यालय अगर खोले जा रहे हैं तो, अगर विश्वविद्यालय हैं, अगर विश्वविद्यालय देश में हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो अगर खोले जा रहे हैं तो उसको संचालित करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए विश्वविद्यालय को, है ना, विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय में अगर कुछ महत्वपूर्ण पद ना हो तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। यानी कि एक विश्वविद्यालय को संचालित करने के लिए एक कुलाधिपति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुलाधिपति होना चाहिए, समझ गए ना। इसके बाद कुल सचिव होना चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल होना चाहिए, अधिकारी कुछ होने चाहिए। इसके बाद वित्त सचिव होना चाहिए, ठीक है, विभागाध्यक्ष होना चाहिए, रजिस्ट्रार होना चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए। जितने भी पद हैं इनको आप सृजित कीजिए, समझ गए ना। क्या कहा, ये पद होने चाहिए विश्वविद्यालय को चलाने के लिए। प्रोफेसर होने चाहिए, जो पाठ्यक्रम आप लेके आए हैं उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए, ठीक है। उसका एक विभागाध्यक्ष होना चाहिए, समझ गए ना, रजिस्ट्रार होना चाहिए, वित्त सचिव होना चाहिए। जो अब विश्वविद्यालय को अगर इनकम हो रही है, विश्वविद्यालय, ठीक है, जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, पाठ्यक्रम से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है, उसकी गणना कौन रखेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा, तो वो सचिव करेगा, समझ गए ना। और कई प्रकार के जो अधिकारी है वो होने चाहिए। परीक्षा कंट्रोलर एक अधिकारी होता है, परीक्षा कराएगा, उसकी देखरेख करेगा, तो अधिकारी होना चाहिए। अगर उस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कुछ कॉलेज हैं तो वहां पे प्रिंसिपल होना चाहिए, समझ गए ना। कुल सचिव होना चाहिए, कुलाधिपति होना चाहिए। इस तरीके के पद क्या करने होंगे, सृजित करने होंगे, तभी हम जाके क्या कर सकते हैं, विश्वविद्यालय को सही ढंग से संचालित कर सकते हैं। नहीं तो आप देखो कई जगह है विश्वविद्यालय है लेकिन समय से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, समय से एडमिशन नहीं हो रहा है, समय से बच्चों को मार्कशीटें नहीं मिल रही हैं, समय से बच्चों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं होता। तो ये सारी चीजें, जब एक महत्वपूर्ण पद होगा और महत्वपूर्ण फैसले अगर उन पदों पे बैठे जो अधिकारी लेंगे तो समय से सारी चीजें होंगी, समझ गए ना। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है जो इस कमेटी के द्वारा ये चीजें बताई गई थी, ठीक है। आगे इसमें क्या कहा है कि प्रोफेसर आदि पद पर विचार विमर्श करने का सुझाव दिया। कमेटी ने प्रत्येक प्रांत व राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित होना चाहिए, ये भी कहा, है ना। क्या कहा, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी होना चाहिए, है ना। जैसे कई तरीके के विश्वविद्यालय होते हैं, है ना। जैसे सबसे पहला होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय, समझ गए ना। क्या होता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। राज्य विश्वविद्यालय होते हैं, क्या होते हैं, स्टेट विश्वविद्यालय। ये तो हो गया सेंट्रल विश्वविद्यालय। फिर होता है स्टेट विश्वविद्यालय, ठीक है। निजी विश्वविद्यालय होते हैं जो स्वयं किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए जाते हैं, निजी विश्वविद्यालय, समझ गए ना। इसके बाद मानद विश्वविद्यालय होते हैं, क्या होते हैं, मानद विश्वविद्यालय। तो 4 प्रकार के विश्वविद्यालय मैंने आपको बताए। और डिस्टेंस विश्वविद्यालय भी होते हैं, 5 हो गए। कौन से होते हैं, डिस्टेंस विश्वविद्यालय, पत्राचार के विश्वविद्यालय होते हैं। तो कई तरीके के विश्वविद्यालय होते हैं, समझ गए ना। जैसे अगर आप सागर में जाएंगे
और सागर में जो हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय है, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय का नाम सुना है? सागर का हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सुना है नाम? वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपने बीएचयू का नाम सुना है? बनारस विश्वविद्यालय का सेंट्रल विश्वविद्यालय है। जेएनयू का नाम सुना है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, ये सेंट्रल विश्वविद्यालय है। एएमयू का नाम सुना है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये सेंट्रल विश्वविद्यालय है। समझे? ये केंद्र सरकार इसको संचालित करती है। किसको? केंद्र सरकार संचालित करती है। समझ गए ना? केंद्र सरकार से उसको बजट मिलता है, अनुदान मिलता है। समझ गए? इसके बाद स्टेट विश्वविद्यालय होते हैं। स्टेट विश्वविद्यालय जैसे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, झांसी है। आप ग्वालियर में चले जाओ, जीवाजी विश्वविद्यालय है। तो ये कौन हो गए? स्टेट विश्वविद्यालय। कुछ निजी विश्वविद्यालय होते हैं। निजी विश्वविद्यालय जैसे पीके यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट विश्वविद्यालय जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइवेट विश्वविद्यालय। निजी, निजी का मतलब प्राइवेट विश्वविद्यालय, मतलब इसे सरकार के द्वारा संचालित नहीं होता है। ये इसे कोई एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया जाता है और व्यक्ति ही उसको देखरेख करता है, व्यक्ति ही उसे संचालित करता है। एक होते हैं मानद विश्वविद्यालय, एक होते हैं डिस्टेंस विश्वविद्यालय जैसे इग्नू। इग्नू का नाम सुना होगा आपने, राजश्री टंडन का नाम सुना होगा आपने। समझ गए ना? कई तरीके के विश्वविद्यालय होते हैं और कई तरीके के विश्वविद्यालय से हम क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय होते हैं। ठीक है? क्या होते हैं? अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है? तो 6 तरीके के विश्वविद्यालय होंगे। अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय जहां पे अंतरराष्ट्रीय भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय भाषाओं पे क्या होते हैं? कोर्स होते हैं, है ना? समझ गए ना? जैसे आप अभी बीए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीए, नॉर्मल बीए कर रहे हैं। बीए ऑनर्स होता है, बीए अन्य लैंग्वेज में होता है। आप फ्रांसीसी में कर रहे हो, जर्मनी में कर रहे हो, है ना, अमेरिकन में कर रहे हो, है ना? तो अन्य भाषाओं में भी होता है, अन्य भाषाओं के कोर्स भी होते हैं। समझ गए? तो इसके अलावा और क्या बताया सिफारिश में? आगे बात कर लेते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सलाह दी एवं निम्नलिखित सिफारिशों में क्या है? पहला है विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। यानी कि जो आप विश्वविद्यालय स्तर पर जो भी आप शिक्षा दे रहे हैं उसका उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? दूसरा क्या बताया? पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। यानी कोई भी पाठ्यक्रम अगर आप संचालित कर रहे हैं, अगर कोई भी पाठ्यक्रम लेके आ रहे हैं तो वो पाठ्यक्रम कितने वर्ष का है ये भी आपको निर्धारण करना है। पाठ्यक्रम का निर्धारण यानी कि अगर आप कोई भी पाठ्यक्रम ला रहा है कोई विश्वविद्यालय, ठीक है, तो उस पाठ्यक्रम का वर्ष क्या होगा वो भी आपको ध्यान में रखना है कि वो 2 वर्ष का होगा, 1 वर्ष का होगा, 4 वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होगा, कितने वर्ष का होगा, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है? विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है? और तीसरा है शिक्षकों की योग्यता एवं प्रशिक्षण। यानी कि जो भी शिक्षक यानी प्रोफेसर जो आप किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं, ठीक है, नियुक्त कर रहे हैं उसे, है ना, ज्वाइन करा रहे हैं, तो उसकी योग्यता और उसके प्रशिक्षण पर भी आपको ध्यान में रखना है कि समय समय पर अगर शिक्षकों का, प्रोफेसरों का अगर क्या होता रहेगा? प्रशिक्षण होता रहेगा, तो शायद हो सकता है कि वो शिक्षा जो है वो बेहतर तरीके से बच्चों तक पहुंचे। ठीक है? आगे नेक्स्ट दिया है शिक्षा की गुणवत्ता एवं मूल्यांकन। इसका भी ध्यान में रखना है कि शिक्षा कैसी मिलनी चाहिए बच्चों को? गुणवत्तापूर्ण मिलना चाहिए, यानी कि संपूर्ण संसाधनों से परे होनी चाहिए वो शिक्षा, है ना? संपूर्ण संसाधन यानी कि बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है वो ऑनलाइन भी दी जाए, वीडियो के माध्यम से भी दी जाए, प्रोजेक्टर के माध्यम से दी जाए, कंप्यूटर के माध्यम से दी जाए। ठीक है? तो हर तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? और अगर आपको लग रहा है कि किसी प्रकार की कोई कमी हो रही है, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है, तो उसका मूल्यांकन भी करना है आपको। ठीक है? मूल्यांकन मतलब जांच। ठीक है?
ये भी कर लेना। आगे दिया हुआ नेक्स्ट पॉइंट, निम्न पाठ्यक्रम में प्रवेश की योग्यता एवं निर्धारित मानक भी तय करने हैं आपको। ठीक है, कैसे? अब जैसे बीए में एडमिशन हो रहा है, ठीक है, बीए में एडमिशन हो रहा है तो किस बेस पे हो रहा है? योग्यता के आधार पे ही तो होगा। सबसे पहले तो योग्यता के आधार पे होगा, यानी कि अगर आप मेरिट में आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे नेहरू महाविद्यालय में मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, योग्यता के आधार पे ही चयन किया जाता है ना एडमिशन में, प्रवेश प्रक्रिया में। और कुछ ऐसी सब्जेक्ट भी होते हैं जहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। कुछ एडमिशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर इंटरव्यू भी देना पड़ता है, फिर इसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। तो मानक आपको निर्धारित करने हैं, मानक तय करने हैं कि किस पाठ्यक्रम में प्रवेश की निर्धारित योग्यता क्या है, उसका मानक क्या है, उसके आधार पे ही प्रवेश प्रक्रिया में आपको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, कुछ में ऐसा ही होता है कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, किसी प्रकार का कोई ना ही कोई मेरिट लिस्ट बनती है, ना ही किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, ना ही किसी प्रकार का इंटरव्यू होता है, सीधा डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है एडमिशन के लिए तो डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको मानक को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बताया विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, अगर इस पे कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं।